वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तब जाकर के पूरी दुनिया को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि फिर से हमें कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पे जाना चाहिए, हमें नेचुरल लॉ की बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने वेस्ट से ये कंसेप्ट उठाया है। ये हमारी सभ्यता, और चाहे आप ऋग्वेद उठा लें, अथर्ववेद उठा लें या आरंभ के पुराण उठा लें, सब में बराबरी। यहाँ तक कि हम लोग मानव अधिकार से बाहर जाके जीव जंतु पेड़ पौधों के अधिकार को भी मान्यता देते। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में फ्रेटर्निटी शब्द को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि फ्रेटर्निटी शब्द बौद्ध धर्म के धम्म से लिया गया है, जिसको कि हम धर्म भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं देश रत्न निगम अधिवक्ता और मेरे साथ में सीमा सिंह जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में। ये तो सबको पता है कि आज मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर, जो कि 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, और फिर 4 दिसंबर 1950 को जनरल असेंबली ने इसको दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और तब से आधिकारिक रूप में ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही विशेष दिन होता है और सारी दुनिया में मानवता के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो मैं इस विषय पे कहूँगा कि मानवाधिकार होता क्या है। सिर्फ मानव होने के नाते आपके जो अधिकार होते हैं उसको सरल भाषा में मानवाधिकार कहते हैं। वो होते हैं, जैसे भोजन का अधिकार हो गया, आपका शिक्षा का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, आपको अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार होते हैं और ये हमारे संविधान में भी दिया हुआ है, हमारे बहुत सारे कानून हैं उसमें भी दिया हुआ है, बहुत सारी संस्थाएं गठित की गई हैं जिसके तहत ये होता है। तो सीमा जी, इस विषय पे जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो भी चीज़ें हैं जिससे कि मानवाधिकार का संरक्षण होता है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जी धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज के समय में भी मानव अधिकार बहुत प्रासंगिक है और हमेशा मानव अधिकार बहुत प्रासंगिक रहा है। मानवाधिकार या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो अगर हम बात करते हैं, वो क्यों एग्जिस्टेंस में आया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी शायद हम इसको समझ पाएंगे कि हमारे भारतीय संविधान में इसको क्यों रखा गया। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तब जाकर के पूरी दुनिया को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि फिर से हमें कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पे जाना चाहिए, हमें नेचुरल लॉ की बात करनी चाहिए, हमें व्यक्ति के जीवन को जीवन समझना चाहिए और इसके कारण उसके जीवन को संरक्षित करने के लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाना चाहिए। 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और हमें ये भी समझना होगा कि जब यूडीएचआर या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एग्जिस्टेंस में आया था, तब भारत का संविधान एग्जिस्टेंस में नहीं था और इसी कारण से भारत का संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कोई ना कोई आपको छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे संविधान सभा में भी इन विषयों को लेकर के डिस्कशन चल रहा था, तो चिंतन इस बात पे था कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस सबसे पहले किसको दी जानी चाहिए, अधिकार को या कर्तव्य को, और कर्तव्य में व्यक्ति के कर्तव्य को या राज्य के कर्तव्य को, क्योंकि वास्तव में अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और अल्टीमेटली भारतीय संविधान में अधिकारों को प्राथमिकता इसलिए भी दी गई क्योंकि ब्रिटिश काल में पूरा का पूरा जो शोषण था वो मानव अधिकारों के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड था और राज्य फिर से शोषक ना बन जाए, इसके लिए मानव अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में कुछ अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको संविधान के भाग 3 में जो है जगह दी गई और साथ ही साथ स्टेट के कुछ कर्तव्य बनाए गए जो कि भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में आते हैं। और चूंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो ओरिजिनली तो फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान का हिस्सा नहीं रही, लेकिन हम सबको मालूम है कि बाद में संविधान को संशोधन करके 51A के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल किया गया। तो राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटीज राइट, विमेंस राइट, ये सब कहीं ना कहीं
इसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डिग्निफाइड लाइफ, ये सभी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक रिफ्लेक्शन है जो संविधान में दिया गया और समय समय पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने नए तरीके से व्याख्याएं करी और नए राइट्स को क्रिएट किया है। सीमा जी, आपने बहुत अच्छा इस पर प्रकाश डाला। वैसे देखिए, बहुत सारी आपने कर्तव्य की बात करी, जिसको हम लोग समान भाषा में दायित्व की बात भी करते हैं। सामाजिक समरसता की भी हम लोग बात करते हैं। सामाजिक समरसता का अगर देखें, वो समान अधिकार पर आधारित है और उस सामाजिक समरसता में सब बराबर है, भाई भाई है। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने वेस्ट से ये कंसेप्ट उठाया है। ये हमारी सभ्यता, और चाहे आप ऋग्वेद उठा लें, अथर्ववेद उठा लें या आरण्यक पुराण उठा लें, सब में बराबरी। यहाँ तक कि हम लोग मानव अधिकार से बाहर जाके जीव जंतु पेड़ पौधों के अधिकार को भी मान्यता देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम उस समाज में हैं जहाँ पर्यावरण का संरक्षण करना वो भी अधिकार के तहत आता है। हमारे जनजाति जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर आप देखेंगे वो पर्यावरण की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, संरक्षण करते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं। तो ये एक जो हमारी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति का अगर हम हिस्सा देखें तो वहाँ कर्तव्य बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मैं महाभारत में कहीं पढ़ रहा था, उसमें धृतराष्ट्र ने बोला था कि आपका दायित्व ही आपका अधिकार है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो हमें एक समन्वय की ज़रूरत है। अधिकार में और दायित्व के बीच में एक समन्वय की ज़रूरत है। देखिए, जब आप सिर्फ इंडिविजुअल अधिकारों की बात करते हैं तो समाज के अधिकार का क्या है? समाज के भी अपने अधिकार होते हैं, संगठन के भी अपने अधिकार होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के भी होते हैं। आपने हिजाब वाला केस देखा, जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने बोला इंस्टीट्यूशंस के भी अपने अधिकार हैं। तो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो इंस्टीट्यूशन से नीचे हो जाते हैं जी। तो ये जो समन्वय है ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि हमें समय के साथ बदलना भी है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार संविधान में आ गया या कानून बन गया वो नहीं बदला जा सकता, और हमारी जो संसद है वो इस पर विचार करती है, बार बार बदलती भी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको कि हमें भोजन का अधिकार है, जो मानव अधिकार है, हमें भूख से नहीं मरना है। लेकिन हम बैठे हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मैं कैसे कोर्ट कचहरी जाऊंगा वो बात मनवाने के लिए? तो मैं कहता हूं कि अगर इसी अधिकार को, जिसको आप मौलिक अधिकार कहते हैं, भोजन का या जीवन का, उसको अगर मौलिक दायित्व और या कर्तव्य में बदल दिया जाए तो हर मोहल्ले क्षेत्र में आपको 2-4 ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको परेशानी होगी, लेकिन वो मोहल्ला या इलाका या क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अगर उसका दायित्व लोगों का ये हो जाए कि हमारे क्षेत्र में कोई भूख से नहीं मरेगा, ये उसका कर्तव्य बना दिया जाए, तो आप देखेंगे कि कोई नहीं मरेगा और उसका पालन और लागू कोर्ट करें। तो इस तरह के बदलाव की आपको नहीं लगता है ज़रूरत? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज 1948 से लेकर के जब हम 2023 में हैं तो हमें एक एनालिसिस की, हमें मतलब पूरी दुनिया को एक एनालिसिस की ज़रूरत है कि जो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं या जो गोल हमने सेट किए, हम उनको कितना अचीव कर पाएँ, अचीव कर भी पाएँ कि नहीं कर पाएँ, और नहीं कर पाएँ तो क्यों कर पाएँ। इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली और मुझे कुछ चीज़ें जो समझ में आती हैं, इसमें एक मुझे भारतीय दर्शन में और जो वेस्ट की फ़िलॉसफी में जो बेसिक डिफरेंस लगता है कि क्या सिर्फ मानव अधिकारों की बात करके हम मानव के अधिकारों को वाकई में संरक्षित कर सकते हैं, या इसको हमें प्रकृति के अधिकारों से रिप्लेस करना चाहिए, जिसमें कि नदियों का अधिकार हो, जिसमें कि पशुओं का अधिकार हो, पक्षियों का अधिकार हो, वनों का अधिकार हो। क्योंकि अगर हमने अपने आप को प्रकृति से अलग कर लिया, जैसे कि हम बात करते हैं, तो इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो मानव या ह्यूमन बीइंग है वो एक्सप्लॉयटर बन जाता है और जो प्रकृति है वो उसके शोषण का शिकार हो जाती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी मैं कुछ डेटा देख रही थी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद मानव अधिकारों का ग्लोबल लेवल पे कितना संरक्षण हो पाया है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये जान करके कि अगर आप उस डेटा को देखिए तो मानव अधिकारों का संरक्षण हमने कितना किया नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, जिसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो डिस्प्लेसमेंट है। हर मिनट रिफ्यूजी जो क्राइसिस पूरी दुनिया में क्रिएट हो रही है, ये एक मानव अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे वो वायलेंस, किसी सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे फिर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे फिर वो इनटॉलरेंस हो,
ये जो इश्यूज है ये एक्चुअल में क्यों आ रहे हैं। और मुझे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान आती है, क्योंकि जो भी आप बोल रहे थे कि भारत के तो जीन में जो है वो एक अपनापन या दूसरे के अधिकारों के प्रति संरक्षण का दायित्व है। और जब संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी, क्योंकि बार बार हमें बोलते हैं कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये तीनों कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में फ्रेटर्निटी शब्द को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि फ्रेटर्निटी शब्द बौद्ध धर्म के धम्म से लिया गया है, जिसको कि हम धर्म भी कह सकते हैं। तो फ्रेटर्निटी जो कि प्रियम्बल का मूल है, वो एक्चुअल में मानवाधिकारों का भी मूल है, जिसकी कि अभी आप बात कर रहे थे। और फ्रेटर्निटी का सबसे जो मूल स्वभाव है, वो भारत में हम लोग है अपनी फिलॉसफी को शायद समझने में कहीं गलती करते हैं। जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी माँ है और हम उसके पुत्र हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के आपस में भाई बहन हैं। और इसी भाव को जो है भारत ने न केवल समझा है बल्कि इसको जिया है। आज अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। जब आप फ्रेटर्निटी की फीलिंग को बढ़ाते हो और उसको बचपन से, जैसे कि हिंदुस्तान में जिया जाता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, कोई दूसरे का नाम नहीं लेगा, उसकी उम्र के अनुसार वो पुरुष है, वो महिला है, उसकी एज क्या, आप उसको किसी न किसी रिश्ते से संबोधित करते हो। वो चाचा हो सकता है, वो भैया हो सकता है, वो दीदी हो सकती है, वो बहन जी हो सकती हैं, अक्का हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पूरा भारत इस फिलॉसफी को आज भी फॉलो करता है। आज के समय में मानव अधिकारों को सबसे बड़ी चुनौती कहाँ से है? पूरी दुनिया में जहाँ पे अशांति है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक कम्युनिटी ये कहती है कि तुम हमें एक्सेप्टेबल नहीं हो। वो एक देश का दूसरे देश से अनएक्सेप्टेबल होना हो सकता है, एक रिलीजियस कम्युनिटी का दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी से अनएक्सेप्टेबल होना हो सकता है। अभी हम इजराइल में देख रहे हैं, वहाँ पे हमास और इजराइल की जो जंग मची हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो जब तक ये फ्रेटर्निटी की फीलिंग को हम लोगों में इंग्रेंड नहीं करेंगे और इस बात को हम बढ़ावा नहीं देंगे कि आप जैसे भी हो हमें वैसे स्वीकार हो और आपको हमारे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, तब तक शायद हम इस ह्यूमन राइट्स की फ़िलॉसफी को एक्चुअल में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कन्वेंशंस तक, इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस तक, होने वाले समिट्स तक और एकेडमिक डिस्कोर्स और डिस्कशन तक सीमित होकर के रह जाएगी। और जब हर मिनट इस धरती पर 6 से 7 लोग अपनी ओन प्लेस से जो है डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के इस मॉडल पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारी फिलॉसफी पे और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में सोचने की, बहुत गहरी चर्चा करने की, उसमें सुधार करने की और भारतीय दर्शन को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके उसको दुनिया में लागू करने और खुद भारत में भी लागू करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है और हमें इस पे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सीमा जी, इस पर एक और प्रश्न आता है कि हम लोग मनुष्य को, व्यक्ति को प्रकृति से अलग कर देते हैं। भारतीय दर्शन में ये नहीं है, वो प्रकृति का अभिन्न अंग है। और जब आप अभिन्न अंग होते हैं, और दूसरा हमारा दर्शन है कि हर व्यक्ति में ईश्वर बसता है। अगर हर व्यक्ति में ईश्वर बसता है तो वो बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मानवाधिकार का मूल मंत्र है, अधिकार है। और यहाँ पर अगर अधिकारों की जो बात होती है, आपने दुनिया में देखा होगा, विश्व में जिहाद या क्रूसेड्स हुए, वो ये हुए कि हमारा दर्शन आपसे श्रेष्ठ है, हमारे अधिकार आपसे सुपीरियर है, इसलिए हमें हक है आपके अधिकारों को नष्ट करना, क्योंकि आप हमसे निम्न कोटि के हैं, नीचे के स्तर के हैं। तो ये जो आधार हुआ है दुनिया का, यहाँ पर हमारा भारत का जो दर्शन है, जो मानवाधिकार का है कि सब बराबर हैं, आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता, सब मिलजुल के रहें, तो वो एक स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, अध्यात्म पे बेस्ड है, वो नैतिकता पे नहीं है। ये ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म पे ही चर्चा हुई थी, मॉरलिटी पे नहीं हुई थी। तो अगर स्पिरिचुअलिटी आधार बनता है जिसमें कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है, दूसरे के अंदर आप ना झांकें, वो उसका अपना तरीका है, तो विश्व में शांति, व्यवस्था, सुख, स्वास्थ्य, हमारा कोई भी लोक कल्याण मंत्र ले लें, सबकी शुभकामना की बात करता है। या आप कोविड वैक्सीन जब बाहर एक्सपोर्ट हो रही थी तो उसमें एक वाक्य लिखा, सर्वे संतु निरामया, लेट द वर्ल्ड बी हेल्थी, लेट एवरीबडी बी हेल्थी। तो ये जो आधार है हमारा, तो हम सबको जो बराबरी का चलते हैं, हमारे दर्शन में, हमारे अंदर ही ये निहित है कि सब बराबर है। तो यही फिलॉसफी
चाहे वो इसराइल का वॉर हो, चाहे यूक्रेन का आप वॉर देखें। ये बहुत ज़रूरी है इस फिलॉसफी का दुनिया में जाना, क्योंकि मानवाधिकार देखिए शून्यता में नहीं है। वो मानवाधिकार मानवों से संबंधित है और मानव जीव जंतु की श्रृंखला में श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसकी श्रेष्ठता को माने, कोई भी धर्म पालन करे, और दूसरे धर्मों को भी ये देखना है कि ये ना बोले कि हम श्रेष्ठ हैं। आप वो भी अच्छा है, दुनिया की सारी लड़ाई विश्व की खत्म हो जाएगी अगर हम ये मान लें कि उसका जो रास्ता है वो भी वहीं जाता है जहां हमारा रास्ता जाता है। ये कहना कि इस दुनिया को हम तबाह कर देंगे, कुछ चीज़ें हमको ऊपर मिलेंगी, तो वो मेरे ख्याल से लड़ाई झगड़ा या युद्ध का एक रास्ता खोल देता है जहां सारे लोग लड़ते रहते हैं। तो हमें अध्यात्म की तरफ, सामाजिक समरसता जो कि हमारे कोर प्रिंसिपल है जिसको हम मानते हैं, जो कि मानवाधिकार का बेसिस है, क्योंकि सामाजिक समरसता तभी आएगी जब सब बराबर है, शोषण नहीं होना चाहिए, ना महिलाओं के साथ शोषण हो, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, और बहुत सारे चीज़ें हो भी रही हैं हमारे भारत में, और भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया को एक राह दिखा रहा है। लोग विश्व के सारे देश ये उम्मीद कर रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमें यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा। तो वो मार्गदर्शन हमने देखा, G20 में भी देखा, अभी भी बाहर हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं, हमारे भारत के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग बाहर जाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप नहीं सिर्फ हम, वो सबकी बात करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मानवाधिकार और कर्तव्य, उसमें एक समन्वय चाहिए। हम धीमे धीमे कर्तव्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो समाज एक बहुत अच्छा समाज होता है जहाँ सबको अपना कर्तव्य बोध होता है, अपने दायित्व का बोध होता है, तब वो शांतिमय समाज होता है। हम उस तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर है। समाज में जिन लोगों को हमसे उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, वो भी आज इस बात को मानने लगे हैं कि जो समन्वय अधिकार और कर्तव्य दायित्व के बीच होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा अधिकारों पे, आप व्यक्तिगत अधिकारों पे चले जाएंगे तो वहाँ अशांति फैलती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करी है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसलिए आते हैं कि राष्ट्र के दायित्व के साथ उनका समन्वय करना है, समाज के दायित्व के साथ उसका समन्वय करना है। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो आपने भारत का कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो उसी फ्रेटर्निटी के मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स या देश की सरकार के लिए कोई वर्ग या व्यक्ति इंपॉर्टेंट ना हो करके समाज के सभी, देश के सभी व्यक्ति, इसलिए आपने देखा अपने भाषणों में भी वो लगातार 140 करोड़ भारतीयों का जिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं भारत के उसी सोच को वो जो है ग्लोबल लेवल पे और भारत के अंदर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पे पश्चिम या हम किताबों में जिस चीज़ों को पढ़ते हैं मानवाधिकारों के नाम पे, उसे भारत में जिया जाता है। शायद हमें खुद भी इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने माना कि हम में और सामने वाले में कोई अंतर नहीं है। और जब जैसे देश रत्न जी बोल रहे थे कि हम स्वीकार करें बिना इस भाव के कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं, और तभी एक्चुअल में मानवाधिकारों का वास्तव में संरक्षण हो सकेगा और हम एक ऐसी दुनिया की स्थापना कर सकेंगे जो विश्व शांति पे आधारित होगी। क्योंकि बिना शांति के और बिना समानता के दुनिया में कभी भी मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता। तो इसी के साथ एक इस पे मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है कि सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी, सब मिलेगा। उसी में देखिए शिक्षा की जब आप बात करते हैं, इतिहास शिक्षा का हिस्सा है और हमें अपना सही इतिहास जानने का अधिकार है, और वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमारे जो हीरोज़ हैं, जिनके अनसंग हीरोज़ जिनको बोलते हैं, जिनके बारे में इतिहास से जिनको हटा दिया गया है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास है, वो भी हमारा जानने का अधिकार है। इसलिए हमें सही इतिहास हमें लोगों तक ले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से हम दोनों लोगों की तरफ से सभी को मानवाधिकार दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस बात का प्रण लें कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे के अधिकारों के संरक्षण की भी बात करेंगे, प्रकृति के अधिकारों के भी संरक्षण की बात करेंगे, और तभी मानवाधिकार दिवस अपने वास्तविक स्वरूप में सार्थक हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।